नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 37वां है और आज हम पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नेहरू रिपोर्ट चल रही है। नेहरू रिपोर्ट आ गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग वो आपने पढ़ लिया। नेहरू रिपोर्ट की क्या दिक्कत थी? नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई तो जवाहरलाल नेहरू और आपके सुभाष चंद्र बोस ये भड़क गए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस कारण से कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है 1928 के अंदर, वहाँ पर समझाया जाता है गांधी जी के द्वारा, उनको बोला जाता कि एक साल का समय दीजिए, एक साल के अंदर अंदर अगर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते अंग्रेज ने तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर देंगे। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता। अब एक साल हो गया, 1929 आ गया, दिसंबर का महीना हो गया, लाहौर में अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है। तब होना क्या था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, क्योंकि कांग्रेस की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था अंग्रेजों ने। इस कारण से हमने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। अब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था 1928 में, उसकी अध्यक्षता इनके पिताजी के द्वारा हुई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे इतिहासकार कहते हैं कि भैया नेहरू फैमिली ने जो कांग्रेस है इसको अपना एक तरीके से पारिवारिक पार्टी बना लिया। ये कई जो इतिहासकार हैं ना जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इस पॉइंट को लेकर करते हैं कि भैया मोतीलाल नेहरू इससे पहले थे, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बना दिया, ठीक है। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है कि नेहरू फैमिली खानदान का ही कांग्रेस पार्टी होकर रह गया। खैर कुछ भी हो, हमने तो किसी को कोट किया है, ठीक है, किसी इतिहासकार की बात बताई है, हमने अपना पक्ष नहीं दिया। खैर कुछ भी हो, देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया इस अधिवेशन में। ये अधिवेशन की खासियत मैं बता रहा हूँ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया मतलब अब कांग्रेस डिमांड करने लग गई हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। और यहाँ पर रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे आज़ादी के प्रतीक में तिरंगा झंडा फहराया गया। उस समय का तिरंगा झंडा देख लीजिए क्या है, चरखा छपा हुआ था बीच में, ठीक, ये आप समझ लीजिए। और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, यही निश्चित कर लिया था कि भैया गोलमेज सम्मेलन जो होने वाले हैं ना उसका बहिष्कार किया जाएगा। पहले ही हवा आ गई थी कि भैया हाँ जो रिपोर्ट है, जो भी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे आपके साइमन कमीशन वाले, उन पर चर्चा करने के लिए लंदन में कोई इस प्रकार का सम्मेलन बुलाया जाएगा, तो उस सम्मेलन का हम बहिष्कार करेंगे, ठीक। और एक महीने के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिन घोषित कर दिया गया, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया। और ये अनाउंस किया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और यही कारण है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी तक हम रुके। उसका कारण यही था कि 26 जनवरी 1930 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था ना, तो उसी दिवस को हमने संविधान भी लागू किया। अब 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को अधिकार दे दिया गया। गांधी जी, देखिए हमारी बातें अंग्रेजों ने नहीं मानी है और हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम आपके ऊपर अधिकार देते हैं, आप जैसा आंदोलन चलाना चाहें वैसा आंदोलन चलाइए। तो गांधी जी को अधिकार दे दिया गया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार का होगा, उसकी कार्यक्रम क्या होंगे, ये सब तय करने का अधिकार गांधी जी को दे दिया। जहाँ चाहें वहाँ से वो शुरू कर सकते हैं, जो डिमांड करना चाहें वो डिमांड वो कर सकते हैं, जिस तरीके का आंदोलन चाहें वो कर सकते हैं। कांग्रेस पूरी की पूरी उनके पीछे खड़ी हुई है, ठीक। यहाँ पे एक नोट लिखने वाली बात है कि इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव रखा था जो पास नहीं हुआ था, स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था समांतर सरकार हमें गठित कर लेनी चाहिए। समांतर सरकार मतलब जैसे अंग्रेजों की सरकार है वैसे हमें भी सरकार गठित कर लेनी चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन इसे अस्वीकृत कर दिया गया।
ठीक है, अब गांधी जी को अधिकार मिल गए कि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में अधिकार उनको मिल गए हैं कि भैया अब आंदोलन चलाना है। तो उन्होंने एक महीने के बाद 31 लगभग एक महीने के बाद 31 जनवरी 1930 को 11 मांगे रखी। ये लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी। इसे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कहा जाता है। इन मांगों को जब उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में प्रस्तुत किया तो इस मांगों को देखकर सभी अचंभित रह गए। कांग्रेस वाले भी अचंभित रह गए, भैया ये गांधी जी क्या मांग लिए हैं। गांधी जी की जो 11 मांगे थी, आप पढ़कर देखेंगे ना, इन मांगों में, इन सारे 11 पॉइंट में ना ही कोई पॉइंट आपके नेहरू रिपोर्ट से मैच खा रहा था, ना ही कोई पॉइंट जो लाहौर अधिवेशन में बातें हुई थी उससे कोई मैच खा रहा था। तो सब अचंभों में पड़ गए कि गांधी जी ने 11 ये मांगे जो की है ये ऐसा क्यों किया है। लेकिन जो कई इतिहासकार बताते हैं कि गांधी जी बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, वास्तव में ये थे, और उनके ही दिमाग की ही ये उपज थी कि भैया ये जो 11 मांगे हैं ना, ये आम जनता को हिट करने वाली मांगे थी। आम जनता और जो पूंजीपति थे, किसान, उनको हिट करने वाली मांगे थी। क्योंकि गांधी जी को पता था जो हम डिमांड करेंगे अंग्रेजों के सामने वो मानेंगे नहीं वो। लेकिन चूंकि ये 11 मांगे आम जनता, पूंजीपति लोगों, किसानों की है, तो अगर ये नहीं मानी जाएगी तो ये सब लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं बिना ये मांगों को, 11 मांगों को मांगे हुए, तो ये स्वाभाविक है कई लोग हमारे साथ आएंगे। लेकिन जनता और अगर बढ़ानी हो तो जो नॉर्मल मुद्दे हैं, जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे नमक वाला मुद्दा है, नमक कानून वाला मुद्दा है, नमक पे जो टैक्स लिया जा रहा है, इस मुद्दे को भी उठाएंगे तो और सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभी आम लोग कहेंगे कि भैया ये तो गांधी जी हमारी बातें कर रहे हैं, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। पूंजीवादी कहेंगे कि गांधी जी हमारी बातें कर रहे हैं तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। किसान लोग कहेंगे हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। देख लेते हैं 11 मांगे क्या थी। देखिए, इसमें कहा गया कि भैया सेना का जो खर्च है ना वो आप 50% कम कर दीजिए। अंग्रेजों से मांगे हो रही हैं 50% की कटौती कर दीजिए, सेना का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। और भूमि लगान 50% कम कर दीजिए। जो लोगों से, किसानों से लगान लिया जा रहा है, भूमि टैक्स लिया जा रहा है, उसको तुरंत आप 50% कम कर दीजिए। अब देखिए, दिमाग देखिए, अगर ये डिमांड मान ली गई है, मांगी गई है गांधी जी के द्वारा, और अंग्रेज पूरा नहीं करेंगे तो किसान स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे और गांधी जी का सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मांग की गई तीसरी कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनका वेतन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, उनका वेतन में 50% कमी कर दीजिए। सच में बहुत ज़्यादा उनका वेतन था। मैं आपको बताऊँ 20-22 हज़ार रुपये उस समय सैलरी थी गवर्नर जनरल या वाइसराय की। उस समय के हिसाब से देखिए बहुत था। ठीक है, यहाँ मदिरा निषेध की बात की गई है कि जो शराब का लोग सेवन कर रहे हैं, जो धड़ल्ले से बिक रही है, उसको बैन कर दिया जाए। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। नमक फ्री होना चाहिए, सभी आम लोगों की ज़रूरत है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा। तो आप देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी आगे शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत वो नमक कानून को तोड़ने के बाद ही करेंगे। सविनय अवज्ञा मतलब कानून तोड़ना, विनयपूर्वक कानून तोड़ना, इसका मतलब है। ठीक है, और भारतीय समुद्र तट जो है वो केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारी बंदरगाह हैं वो विदेशी जहाज़ों के लिए यूज़ हो रही हैं, ज़्यादातर हमारे भारतीय जहाज़ों के लिए यूज़ होनी चाहिए, ये डिमांड इन्होंने की। इसके अलावा 7वीं मांग है विदेशी वस्त्रों के आयात पर संरक्षण कर लगाया जाए। जो विदेशी वस्त्र हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, उन पर एक्स्ट्रा कर लगाया जाए, संरक्षण कर। इससे होगा ये, जो विदेशी वस्तुओं पर जब टैक्स लगेगा वो थोड़ी इंडियन मार्केट में महंगी बिकेंगी। तो जब वो इंडियन मार्केट में थोड़ी महंगी होंगी, जो हमारी स्वदेशी चीज़ें होंगी वो उनसे सस्ती होंगी। कंपैरिजन तरीके से कंपेयर करके देखेंगे तो हमारी इंडियन चीज़ें बिक जाया करेंगी, अंग्रेज़ों की चीज़ें कम बिकेंगी। तो हमारा जो है स्वदेशी रोजगार वो चलता रहेगा। ये सब इसके पीछे लॉजिक था। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अनुमति हमको भी दिया जाए। मतलब इंडियंस को हथियार रखने की अनुमति बहुत कम थी, जबकि अंग्रेज़ों को खुला छूट थी। तो इसलिए कहा गया आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति आम जनता को भी दी जाए, इंडियंस को भी दी जाए। इसके अलावा जो सभी राजनीतिक बंदी हैं, जो पॉलिटिकल उन्होंने कैदी कर रखे हैं, उन सबको छोड़ दिया जाए, ये डिमांड थी। और ये डिमांड हुई 10वीं की गुप्तचर जो विभाग है, खुफिया विभाग है, इसको बंद कर दिया जाए।
अगर बंद नहीं करना है तो इसको जनता के नियंत्रण में ये हो, ऐसा डिमांड इन्होंने किया। इसके अलावा आखिरा रुपया और स्टर्लिंग जो उसमें पाउंड था, स्टर्लिंग पाउंड का अनुपात कम किया जाए। मतलब जैसे आज रुपया डॉलर का अंतर देख लीजिए, एक डॉलर बराबर 80 रुपये है, तो ये अंतर ज़्यादा है ना। तो वहीं कहा गया कि रुपया और जो स्टर्लिंग पाउंड है इसका जो विनिमय दर है वो कम किया जाए, इसमें जो अनुपात है वो कम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कोई भी मांग नेहरू रिपोर्ट या लाहौर अधिवेशन की मांग से संबंधित नहीं था, इसलिए सब हैरान थे। ये इसलिए गांधी जी ने किया क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम्स उन्होंने डिमांड की है ना, प्रॉब्लम का हल जो उन्होंने डिमांड की है, तो वो सभी आम जनता के लिए, पूंजीपतियों के लिए, किसानों के लिए है। तो अब ये डिमांड नहीं मानेंगे अंग्रेज, तो किसान भी सपोर्ट में आ जाएंगे, आगे जो आंदोलन चलने वाला है आम जनता भी आ जाएगी, पूंजीपति भी आ जाएंगे, उद्योगपति भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये दिमाग था, इसके पीछे ये दिमाग था गांधी जी का। नेक्स्ट वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसके लिए गांधी जी ने पूरा मैप तैयार कर रखा था, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये 2 चरणों में चलेगा, 12 मार्च 1930 से मार्च 1931 तक। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के बाद करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं। बहुत ऐतिहासिक यात्रा होगी, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। गुजरात में जो है साबरमती से लेकर वो दांडी जाते हैं और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। बीच में आंदोलन रुक जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ समझौता हो गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। लेकिन उसके बाद गांधी जी खुश नहीं थे, फिर उन्होंने दोबारा ये आंदोलन शुरू कर दिया। जनवरी 1932 से मई 1933 तक चला। ये सब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।